हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसीपी लेक्चर में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10 का जो चैप्टर आपका चल रहा था अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है, तो उसी में आज हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे जो है क्षारक। ठीक है, क्षारक क्या होता है और इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, और क्षारकों की अम्लता क्या होती है, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। ठीक, तो वीडियो पे आप लोग ऐसे बने रहिए और ध्यान पूर्वक, ठीक है, वीडियो को देखते रहें और नोट्स बनाते हुए जरूर चलें। ठीक है, आज हम लोगों को क्षारक के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्षारक क्या होता है? देखिए बच्चों, आपने देखा है जैसे साबुन, ठीक है, साबुन अगर धोखे से मुंह में चला जाए तो उसका स्वाद, ठीक है, कैसा लगता है? कड़वा लगता है, ठीक है, तीक्ष्ण होता है, कड़वा होता है। या जो कपड़े धोने वाला जिसको वॉशिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट कहते हैं, ठीक है, या फिर उसको निरमा कहते हैं, तो अगर वो धोखे से मुंह में चला जाए या कभी आपने स्वाद उसका लिया हो तो वो भी कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है, तो पता ये चला जो क्षारक होते हैं इनका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। ठीक है, अनिल छलनी, ऐसी छोटी सी आपको एक ट्रिक बताई गई थी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है। छलनी, छा का मतलब क्षार से, ला का मतलब लाल और नी का मतलब नीला, तो क्षार नीले लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अनिल छलनी से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्षारक, क्षारक किसे कहते हैं, और हम लोग आज ही ये भी सीखेंगे। बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है, ठीक है, कि क्षारक क्या होता है और सर क्षार क्या होता है, तो आज हम लोग ये भी, ठीक है, हम लोग सीखने वाले हैं क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो परिभाषा होती है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो टॉपिक आप लोग डाल लीजिए क्षारक के वे सभी पदार्थ जिनका टेस्ट, स्वाद कड़वा होता है, तो उन्हें क्षारक कहते हैं। ऐसा आप लोग पढ़ के आए थे कक्षा, ठीक है, 9 इत्यादि में। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा था। और इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लें तो इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों साबुन। ठीक, जो आप लोग डेली इस्तेमाल करते हो, साबुन एवं डिटर्जेंट जिसको अपमार्जक भी कहते हैं। अपमार्जक, डिटर्जेंट, ठीक है, इत्यादि। तो वे सभी पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तो उन्हें क्षारक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सभी रासायनिक पदार्थ, ठीक है, जो आयनित होकर जल में हाइड्रोक्साइड आयन के अतिरिक्त अन्य कोई रसायन नहीं देते तो उनको क्षारक कहते हैं। ये जो परिभाषा बच्चे लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो परिभाषा है वो इसको दिया था आर्हेनियस ने। तो मैं आपके सामने जो आपको लिखनी है परिभाषा, ठीक, वो लिखता हूं आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है, बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है कि वे रासायनिक पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में केवल हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रा ऑक्साइड आयन, ठीक है, देते हैं, इसके अलावा अन्य कोई रसायन नहीं देते, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए जैसे आपने NaOH को लिया और NaOH को जल में घोला होगा, इसका जलीय विलयन बनाया होगा, ठीक, तो आपको मिलेगा Na+ और OH-। ठीक है, ऐसे इसने क्या चीज दिया है बच्चों?
हाइड्रोक्साइड आयन दिया है ऋणायन के रूप में, इसके अलावा कोई और ऋणायन नहीं मिलता, तो उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपको देगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2H माइनस, तो यहां पर कितना मिला आपको, OH 2 मिला है। ठीक है बेटा, तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। ठीक, तो आप इसकी कॉपी कर लीजिए। क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिस। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेसिस। तो बच्चों अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्षार जितनी आसानी से OH आयन दे, जितनी ज्यादा मात्रा में OH आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, ठीक है, वो प्रबल क्षार होगा। और जो आसानी से ना दे, जल्दी से OH आयन ना दे जलीय विलयन में, तो वो कैसा होगा, दुर्बल होगा। तो बस ठीक है, क्षारक को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, किसके आधार पर बच्चों, वियोजन के आधार पर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, ठीक है, वियोजन के आधार पर वियोजन या फिर आयनन, वियोजन के आधार पर क्षारक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है आपका आज का। तो इधर मैंने लिख दिया बच्चों क्षारक। ठीक है, इनको आप दो भागों में बांट लीजिए इस प्रकार से। एक को बोलेंगे बच्चों प्रबल क्षारक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। दूसरों को बोल देंगे बच्चों दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक। वीक बेसिस। तो देखिए बच्चों क्या लिखना है इनके बारे में, आइए लिखते हैं प्रबल क्षारक। अभी जैसे इस प्रकार से, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि ऐसे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, तो उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। और जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाते, अर्थात आंशिक रूप से वियोजित हो पाते हैं, तो उनको दुर्बल क्षारक कहते हैं। ठीक, तो आइए लिख देते हैं। तो ये आपने पढ़ा कि वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएं, आयनित हो जाएं, ठीक है, तो उन्हें प्रबल क्षारक बोलेंगे। और जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाते हैं उनको दुर्बल क्षारक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपने क्षारक के प्रकार को देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसकी कॉपी कर लीजिए, फिर इसके अगले हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हम लोग जो क्षारक है उनकी हम विशेषताओं अर्थात हम उनके गुणों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे गुण आपको पता भी होंगे, ठीक है, कुछ गुण आपको पता भी होंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्षारकों के गुण। ठीक है, क्षारकों के गुण। तो अगला टॉपिक आप लिख लीजिए, क्षारकों के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखिए बच्चों, इसके गुणों की बात कर लेते हैं। अरे स्टार्टिंग में जब मैंने आपको, ठीक है, जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बोला था कि इनका स्वाद कैसा होता है बच्चों, ठीक है, तीक्ष्ण होता है अर्थात कड़वा होता है। ठीक है, दूसरा दूसरा ये जल में विलय हो जाते हैं, जैसे अम्ल जल में विलय हो जाते हैं, ऐसे ये भी क्या हो जाते हैं, जल में विलय हो जाते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा आपको याद है, जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो अधिकतर तो आपको
ठीक है, जो इनकी विशेषताएं हैं या जो गुण है वो आपको पता है, तो आइए उनको लिख देते हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अनिल, छलनी, इतना सा याद रखना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। तो ये छोटा सा, ठीक है, ट्रिक है जो आपको याद करना होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? क्षारक लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, लो चौथा एक पॉइंट और लिख लीजिए। चौथा बच्चों ये है कि जैसे अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती, जैसे अम्ल तेजाब वगैरह अगर किसी कपड़े वगैरह इत्यादि पे गिर जाता तो वो उसको गला देता है, तो बच्चों क्षारक की भी प्रकृति संक्षारक होती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर धोखे से, जैसे आप स्नान कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी धोखे से आंख में जब साबुन चला जाता है, ठीक है, तो आंख में बहुत तेजी से जलन होती है। या फिर जो वॉशिंग पाउडर है वो अगर आंख इत्यादि में चला जाए, या किसी कटे हुए जगह पे अगर वॉशिंग पाउडर लग जाता है तो बहुत ज्यादा जलन होती है। ठीक है, जलन क्यों? इसकी प्रकृति संक्षारक है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट, लेकिन इतना ध्यान देना है कि इनकी जो संक्षारक प्रकृति होती है वो अम्लों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, अगर इनकी प्रकृति ज्यादा संक्षारक होती तो बच्चों ये तो हमारी बॉडी को जला देता। ठीक है, इसलिए इनकी प्रकृति संक्षारक तो होती लेकिन बहुत कम होती है। लेकिन साबुन इत्यादि में जब इनको मिलाया जाता है तो बहुत कम मात्रा में इनको डाला जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, ठीक है, कि क्षारकों की प्रकृति संक्षारक होती है, लेकिन अम्लों की अपेक्षा कम। बस इतना ध्यान देना है, अम्लों की अपेक्षा क्या होती है? इनकी संक्षारक प्रकृति कम होती है। ठीक है, तो अगला अपना जो टॉपिक है वो है क्षारकों की अम्लीयता। क्षारकों की अम्लीयता, क्षारकों की अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ बेसिस। बच्चों देखिए, क्षारकों की अम्लीयता कैसे करके ज्ञात हम लोग करते हैं। बड़ा आसान है कि कोई क्षार जितने OH आयन अपने से निकाल दे, ठीक है, कोई क्षारक अपने में से, ठीक है, जितने जितने हाइड्रोक्साइड आयन त्याग दे, वही, ठीक है, वही उसकी क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जैसे आपके सामने, ठीक है, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, ठीक है, अगले चल के ये आपको देगा सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो बच्चों ना यहां पर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड ने, ठीक है, कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रतिस्थापित किए? मात्र एक। तो इसकी अम्लीयता जो होगी ना वो एक होगी। ठीक है, तो अम्लीयता ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी क्षारक की अम्लीयता निकालते हैं किस प्रकार से कि कोई क्षारक कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रतिस्थापित कर सकता है, उस हिसाब से निकालते हैं। तो जैसे अब हम, ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं, नहीं किस तरीके से लिखेंगे? बड़ा सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या, हर चीज को आप लोग, ठीक है, समझदारी से पढ़ें, समझ के पढ़ेंगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब कोई क्षारक, जब कोई
क्षारक जितने जितने हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन प्रतिस्थापित करता है तो हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या उस क्षारक की अम्लीयता कहलाती है। अम्लीयता कहलाती है बच्चों। ठीक है, जब कोई क्षारक जितने OH आयन त्याग दे, प्रतिस्थापित कर दे, ठीक है, तो जितने OH आयन वो त्याग रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है, तो वही, ठीक है, वही संख्या ये है ना हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या उस क्षारक की क्या कहलाती है बच्चों? अम्लीयता कहलाती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग बात कर लें। जैसे बच्चों देखिए, जैसे मैंने आपके सामने लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों ये ज्यादा से ज्यादा कितना OH आयन दे सकता है? 2 दे रहा है। ठीक है, अब ये 2 OH आयन दे रहा है, तो इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, जो अम्लीयता होगी वो कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। ठीक है, तो यहां मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता कितना लिखेंगे बच्चों? 2 लिख देंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, इधर साइड में लिखते हैं बच्चों, देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने आपके सामने लिखा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, यदि हमने इसको वियोजित कराया तो आपको एल्यूमिनियम आयन मिलेगा। साथ साथ में अगर ये 3 OH आयन देगा, 3 OH आयन देगा, तो इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, जो अम्लीयता होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता बराबर कितना लिखेंगे बच्चों? 3। क्यों? क्योंकि इसने 3 OH आयन दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या काम करते हैं, ठीक है, क्षारकों की अम्लीयता ऐसे करके हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक, अगले बहुत ही जो डाउटफुल एक टॉपिक है, सर क्षारक में और क्षार में क्या अंतर है? ठीक है, ये बहुत डाउट रहता है, सर क्षारक कब बोलेंगे किसी पदार्थ को और क्षार कब बोलेंगे? तो उससे पहले आप क्या काम करें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसकी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तभी हम लोग बढ़ते हैं। क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, जो मेन अंतर है मैं उसकी बात करूंगा। ठीक, तो इसकी आप कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग अब बात करते हैं क्षारक क्या होता है और क्षार क्या होता है, मतलब क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, बड़ा सिंपल है बच्चों, कि ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए, ठीक है, ऐसे क्षारक बच्चों जो जल में घुल जाए उनको क्षार कहते हैं, और जो जल में ना घुले तो ऐसे क्षारक क्षार नहीं कहलाते। ठीक है, तो देखिए मैं क्षार की बात कर लूं, क्षारक और क्षार में अंतर क्या है? तो ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए उन्हें क्षार बोलेंगे, जो जल में क्षारक नहीं घुलते तो उन्हें कभी भी क्षार नहीं कह सकते, उन्हें सिर्फ क्षारक बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए बेक्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं, तो उन्हें क्षार कहते हैं, तो उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, तो जो जल में घुल जाए उन्हें क्या बोलेंगे?
ठीक है, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए तो उन्हें क्षार बोलेंगे। जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल में घोलेंगे, ठीक है, जैसे KOH, जैसे KOH, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये कौन है? ये जल में घुलने वाले पदार्थ हैं, क्षारक हैं, ठीक है, इसलिए क्या कहलाएंगे? ये सब क्षार कहलाएंगे। और जो जल में ना घुले, ठीक है, वो क्षार नहीं होते। जो जल में नहीं घुलते, जो जल में नहीं घुलते, तो वे क्षार नहीं होते, तो वे क्षार नहीं होते। ठीक है, बस इतना सा। इसलिए इसलिए हम लोग कहते हैं कि सभी क्षारक, सभी क्षार, ठीक है, इसलिए सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्योंकि जो जल में घुलेंगे वो भी क्षारक कहलाएंगे और जो जल में नहीं घुलेंगे वो भी क्षारक कहलाएंगे। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जो जल में घुल रहे हैं वो भी क्षारक है, जो नहीं घुल रहे हैं वो भी क्षारक है। इसलिए यहां पर एक लाइन बहुत ही खास है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जल में घुलने वाले ही क्षार कहलाते हैं, जो जल में नहीं घुलते, ठीक, वो क्षार नहीं कहलाते, क्षारक तो कहलाएंगे। तो बच्चों आज आप लोगों ने, ठीक, क्षार के बारे में बस थोड़ी सी जानकारी को आपने लिया, और इसके अगले हम लोग, ठीक है, अगले हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे क्षारक के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, और इनके उपयोग क्या होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। बच्चों देखिए, हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, अगर आप वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है, हमारी हिम्मत बढ़ती है, और हम आपके लिए ऐसे वीडियो और भी, ठीक है, बनाने की हिम्मत फिर हमें आती है। और यदि आप, ठीक, वीडियो पे कोई रिप्लाई नहीं देते, ठीक, तो हिम्मत नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।